नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 7 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक हमारा पर्यावरण उसका पार्ट 3 हमारी बदलती पृथ्वी उसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे और ठंडा मौसम आ गया है तो आप लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए होंगे और आप प्रकृति को हरास होने से बचाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम भूगोल में प्रकृति के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं और हम यही कहेंगे कि पर्यावरण को हानि ना पहुंचे, इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना है। और हम आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये अपील ज़रूर करूंगा कि आप कृपया करके इस साल आप लकड़ी जलाकर हाथ नहीं सेकें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा धुआं होता है, बहुत सारी जो गैसें होती हैं वो विमुक्त होती है जो हमारे वातावरण को गर्म करती है। आपके अगर घर में हीटर है, गीज़र है, आप वो यूज़ करें, आप गरम खाना खाएं, गरम कपड़े यूज़ करें, बट आप पन्नी, प्लास्टिक, लकड़ियाँ वकड़ियाँ ना जलाएं। इससे हमारा वातावरण बचा रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी को अच्छी सांस मिलेगी। धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने दिवाली पर पटाखे नहीं जलाए हैं और एक ग्रीन हैप्पी दिवाली मनाई है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के बारे में और इस पार्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दे रखी है, वो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। प्लेटें क्यों घूमती है, इसका लिखित रूप में उत्तर है, इसका उत्तर है क्योंकि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में, आपको पता है पृथ्वी के अंदर हमेशा गर्माहट रहती है और उसके अंदर वो जो मैग्मा आता है वो पिघल जाता है। अंदर जो उसके पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ हैं, मैग्मा में होने वाली गति के कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती रहती है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि पिघले हुए मैग्मा है, जो पिघला हुआ जो पदार्थ जिसे मैग्मा कहते हैं, उसके वृत्तीय रूप में घूमने के कारण हमारी धरती की जो प्लेटें हैं वह घूमती हैं। प्रश्न ख, बहिर्जनिक एवं अंतर्जनित बल क्या है? ठीक है, तो अभी हम ये दूसरा वाला प्रश्न करेंगे। इसका उत्तर ये है आपके सामने। अंतर्जनित बल, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। आपको पता है अंतर्जनित बल जो पृथ्वी के अंदर घटता है। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति, मतलब कभी कभार बहुत धीमी गति उत्पन्न करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं लगता कि निरंतर अभी गति चल रही है, और एकदम से कभी बहुत आकस्मिक गति भी करते हैं, जिससे कि कारण आपको पता है कि भूकंप वगैरह हमें महसूस होता है। और बहिर्जनित बल वह बल होता है जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। पृथ्वी के अंदर अंतर्जनित, पृथ्वी के बाहर मतलब सतह पर बहिर्जनित बल। बहुत सिंपल है, आपको इन्हीं शब्दों में याद करना है। आप वीडियो को पॉज करके उत्तर लिख सकते हैं। और बहुत लोग कहते हैं कभी कभार कि उनको वीडियो साफ नहीं दिख रही है, तो आप यूट्यूब पे जाके जो उसका क्वालिटी होता है वीडियो के ही साइड में आपको एक सेटिंग्स का बटन टाइप बना हुआ होता है, आप उसको दबाएंगे तो उसमें क्वालिटी होगा, उस क्वालिटी को आप 360 करेंगे तो बहुत अच्छे से वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वह अपरदन क्या है? भूपृष्ठ पर बहता हुआ जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले कटाव छटाव को अपरदन कहते हैं। जो ऊपरी जो भूपृष्ठ है, हमारी जो भू सतह है, उसका जो कटाव है, जैसे जिसमें मिट्टी है या वहाँ पे जो उसका जो छटाव हो जाता है, पत्थरों का जो छटाव हो जाता है, उसको अपरदन कहते हैं। यहाँ पे जब मिट्टी का अपरदन होता है हम मृदापर्दन कहते हैं, और नॉर्मली हम अपरदन वर्ड यूज करते हैं प्रत्येक ऊपर की भू सतह के कटाव का। ये जल के कारण होता है, पवनों के कारण होता है, बर्फ के कारण होता है। जैसे नदियों द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण करना, पवनों द्वारा बरखान एवं छत्रक शैल का निर्माण करना। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि यहाँ पे किस प्रकार होता है। चौथा प्रश्न है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो आपने से देख लिया कि बाढ़कृत, यहाँ पे तो बाढ़ का शब्द आ गया है और मैदान का शब्द। तो आपको पता है जो मैदान है वो जरूर मिट्टी से बनता है, हमने पहले के पाठों में आपको बताया है, जो कि बहुत उपजाऊ होती है। तो इसका उत्तर है, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के
निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का जमाव करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। तो आपको यहाँ पे उत्तर मिल गया है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से उत्तर लिख लीजिएगा। इसका विस्तार से जो वर्णन है हमने पाठ में पहले ही कर रखा है और उसका भी हम लिंक आपको दे देंगे। तो अब जो अगला हम प्रश्न करने जा रहे हैं वह 5वां प्रश्न है। इसका बालू टिब्बा क्या है? तो इसका उत्तर हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। मरुस्थलीय भागों में पवनों के द्वारा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाती है। ये पवनें लेके जाती हैं। जब पवन एक बहाव रुकता है, मतलब जब पवन का बहाव है वो रुकता है, तो वह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। आपको पता है कि आप जब रेगिस्तान में जाते हैं तो आपको छोटी छोटी पहाड़ियां दिखती है, वही बालू के टिब्बे होते हैं। बालू रेत को कहा जाता है और टिब्बा जो छोटी छोटी जो पहाड़ियां उसे कहा जाता है। समुद्र पुलीन का निर्माण कैसे होता है? समुद्र पुलीन जब समुद्री किनारों पर समुद्री अवसाद जमा हो जाते हैं और समुद्र का कुछ भाग समुद्र से कटकर एक झील का रूप ले लेता है, उसे पुलीन कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है। और अभी हम इनके आपने इस पाठ में उदाहरण भी देखे हैं। जैसे हमारे बहुत सारी झीलें हैं, पुलिकट झील वगैरह है और भी चिल्का झील वगैरह हैं, जिसे आप कह सकते हैं जो समुद्र के किनारे हैं। वो इसी प्रकार से वहाँ पे एक झील का निर्माण हुआ है। जो नमकीन झील है वो समुद्र का ही पानी होता है और इस प्रकार समुद्री पुलीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपको इसका उत्तर मिल गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चाप झील क्या है? जब नदी टेढ़ी मेढ़ी सांप के आकार में बहती है और जब नदी का बहाव तेज हो जाता है तो कुछ स्थानों में नदी कठोर चट्टान को भी काटकर सीधी बहने लगती है, जिससे विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील या गोखुर झील कहते हैं। तो इसका सीधी सी सरल सी जो आप बात अगर हम बोले तो क्या था कि जो नदी का बहाव बहुत तेज होता है वो टेढ़ी मेढ़ी जब सांप के आकार में बहती है, जिगजैग मोड में जब बहती है। ठीक है, जैसे किस प्रकार से जिगजैग मोड होता है आपको पता है कि जब नदी ऐसे 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 बहती है, ठीक है, और उसका जो कुछ स्थान जो होता है, मैंने कठोर चट्टानें होती है तो काट कर फिर वह सीधी बहने लगती है, विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं, है ना, और अलग। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जो नदी होती है वो ऐसे ऐसे बह रही होती है और फिर वो ऐसे ऐसे सीधे बहने लग जाती है। तो जो ये क्षेत्र है ये कट जाता है, ये अलग हो जाता है नदी से, है ना। ये जो क्षेत्र है ये अलग हो जाता है और जो ये अलग जो जगह होती है, जो ये झील का आकार ले लेती है, जहाँ पानी ठहर जाता है, जो नदी से अलग होती है लेकिन नदी के ही किनारे होती है, उसे चाप झील या गोखुर झील कहते हैं। आपको कुछ भारत के चाप झील या गोखुर झील के उदाहरण कमेंट बॉक्स में बताने हैं। मुझे बड़ा हर्ष होगा अगर आपने बताए। तो आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अब हम प्रश्न 2 पे चलेंगे। सही उत्तर पर ऐसे राइट मार्क चिन्हित करना है हमको। इसका पहला का भाग है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पे हमें ये पता करना है कि अगर हमें पता भी ना हो ना, हम तब भी बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। कैसे कि देखिए यहाँ पे समुद्र से जुड़ी हुई चीज क्या है। देखिए यहाँ पे किनारा और समुद्री गुफा जो है वह इससे जुड़ी हुई चीज है। ठीक है, और यहाँ पे हमने पूछा गया है कि विशेषता नहीं है। ठीक है, तो समुद्र कहते तो ये जुड़ी हुई चीजें हैं दोनों, लेकिन ये जो चीज है ये जुड़ी हुई चीज नहीं है। शैल पत्थर है ना, तो इसका उत्तर जो होगा वो का होगा। तो इसका जो उत्तर होगा आप ये लिख करेंगे कि इसका जो उत्तर है का पहला शैल है। हिमनद के निक्षेपण विशेषता है, मतलब हिमनद के जो निक्षेपण जो होते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए हिमनद और हिमोड़ यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको हिमोड़, यहाँ पे हमें इसका उत्तर मिल गया है। ठीक है, बाढ़कृत मैदान आपको पता ही है, जो नदी घाटी वगैरह के जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बाढ़ आती है नदियों के क्षेत्र में। पुलीन आपको पता ही है, समुद्र के किनारे होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो जो ज्वालामुखी होती है, देखिए बाढ़कृत मैदान ऊपर का है, वलन भी ऊपर की चीज है, लेकिन ज्वालामुखी है वह घटना जो है वह पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण होती है। छत्रक शैल कहाँ पाई जाती है?
तो देखिए छत्रक शैल जो पाई जाती है, अभी हमने पढ़ा था, जो छतरी के रूप में होती है वह रेगिस्तान में पाए जाते हैं। आप इसको उत्तर लिख सकते हैं। चाप झील कहाँ पाई जाती है? हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। जो चाप झील है वह नदी घाटी में पाई जाती है, क्योंकि जब नदी जो है वह अपना रास्ता छोड़ देती है और फिर सीधी बहने लग जाती है विसर्प मोड़ से, तो उस प्रकार से हमें यहाँ पे इसका उत्तर मिल जाता है कि नदी घाटी जो है वह इसका उत्तर है। ठीक है, चाप झील कहाँ पाई जाती है? नदी घाटी के अंदर पाई जाती है। तो आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब हमें निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए, हमारा ये प्रश्न है और हम इसको आइए मिलाते हैं। तो आइए हम मिलान करते हैं इसका, और इसमें मिलान में हम करते हैं कि हिमनद जो है वह, आपको बता देता हूं मैं कि अभी हमने बात की थी, जो बर्फ की नदी होती है वह हिमनद है। विसर्प जो है वह नदियों से जुड़ा हुआ है। जो विसर्प जो होती है, अभी हमने आपको बात की थी चाप झील जो बनती है तो नदियों से। पुलीन जो है वह समुद्री तट के किनारे होता है। ठीक है, बालू टिब्बा आपको पता ही, अभी हमने बात की थी, वह रेगिस्तान में होता है। जलप्रपात जो है वह कठोर संस्तर जो शेल होती हैं उसके पास बनता है, सीधी जब नदी जो होती है वो एकदम से वहां से गिरती है। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जलप्रपात जो है वह कठोर संस्तर शेल। और भूकंप, भूकंप आपको पता है कि जो पृथ्वी के अंदर जो कंपन होता है वह भूकंप के कारण होता है। मतलब भूकंप जो होता है वह पृथ्वी के कंपन, जब धरती में कंपन होता है तो भूकंप होता है। तो यहाँ पे आपको सारे उत्तर मिल गए हैं। छत्रक शैल और समुद्री भीगु जो है वह इनके किसी से भी मैच नहीं करता है। ठीक है, हाँ, छत्रक शैल जो है, अगर ये रेगिस्तान इधर होता तो छत्रक शैल उधर होता तो रेगिस्तान में मिल जाता। तो बहुत अच्छे हमने यहाँ पे मिला लिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से मिला लीजिएगा, आपको हेल्प हो जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं, कारण बताइए। ठीक है, कुछ शैल छत्रक के आकार में होते हैं। बालकृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। तो क्यों गिरती हैं, क्यों परिवर्तित हो जाते हैं, इसका हम उत्तर बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। कुछ शैलों का छत्रक के आकार में होने का कारण, मरुस्थलीय भागों में पवनों के साथ चलने वाले रेत के कण मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों को निचले हिस्से को अधिक घर्षित करते हैं। ठीक है, जो नीचे जो हवा जो चल रही होती है वह बड़े बड़े जो चट्टाने जो होती हैं उनको नीचे से, क्या कहते हैं, नीचे से, मतलब जैसे आपने देखा हम सेब खा लेते हैं तो आप देखोगे कि ऊपर का हिस्सा बच जाता है, बीच का हम खा लेते हैं, छतरी ऐसा लगता है वो, अगर उसका नीचे का भाग हटा दिया जाए, या मशरूम जैसा दिखता है। ऐसे ही रेगिस्तान के अंदर जब मरुस्थलीय भागों में पवनें जो नीचे चलती हैं वह उसके निचले भाग को अधिक घर्षित करते हैं और ऊपरी हिस्से को इन पवनों से घर्षण काफी कम होता है। इसलिए निचले हिस्सों को चट्टाने काफी घिस जाती है, निचले हिस्से की जो चट्टाने हैं वो काफी घिस जाती है और ये चट्टाने छतरीनुमा आकार की बन जाती है, जिसे छत्रक शैल कहते हैं, जिसे छत्रक शैल कहते हैं। ठीक है, ये छतरीनुमा आकार की बन जाती है। तो यहाँ पे आपको उत्तर मिल गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। क्यों बहुत उपजाऊ होते हैं बाढ़कृत मैदान? तो उत्तर है, बाढ़कृत मैदान के बहुत उपजाऊ होने का जो कारण है वो ये है, पहला कि बाढ़ के समय नदी अपने तटों को पार कर कर अपने आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती है। बाढ़ के समय नदी के साथ काफी मात्रा में मलबा या अवसाद बहता है। इन अवसादों या मलबों को नदी अपने आसपास के क्षेत्रों में जमा कर देती है। इन अवसादों या मलबों में काफी मात्रा में ह्यूमस होती है, जो कि बाढ़कृत मैदान को अधिक उपजाऊ बना देती है। आपको पता है कि मिट्टी में ह्यूमस आवश्यक होती है हमें फसलों वगैरह के लिए। तो इस प्रकार से जो बाढ़कृत मैदान है वह ज्यादा उपजाऊ होते हैं। तो आपको यहाँ पे तीन जो उत्तर मिल गए हैं, यहाँ पे तीन कारण, आप इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे तीसरा है, कारण बताइए हमें। समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित होने के कारण समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण जो है तटीय स्थलाकृतियां बनाती हैं। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे हम समुद्री गुफा की बात कर रहे हैं। समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। स्टैक आपको पता है, जो खड़ी चट्टानें जो समुद्र के अंदर ऊपरी
पहले वो गुफा होती है, फिर वो चट्टान जो है वो खड़ी एक चट्टान बन जाती है। अभी हम आपको चित्र भी दिखा देंगे, वैसे आपने देखा हुआ भी होगा। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। तो आपको पता लग गया कि सबसे पहले जो बनती है समुद्री तरंगों के कारण बनती है समुद्री गुफा। उसके बाद में सिर्फ उस पर छत रह जाती है तो मेहराब बनता है, और उसके बाद मेहराब भी जो बीच से टूट जाता है, छत भी नहीं बचती है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक दीवार खड़ी रहती है, वह जो होती है वह स्टैक कहलाती है। तो ये समुद्री तरंगों के कारण, अपर्दन और निक्षेपण के कारण जो होता है, जो शैलों के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो स्वरूप उसका बदलता है, उसको हम कहते हैं। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? भूकंप के दौरान इमारतें गिरने के कारण, भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर काफी कंपन होता है और इस कंपन से मकान या इमारतें हिलने लगती है और हिलने से मकान या इमारतें गिरने लगती है। अधिकांश इमारतें भूकंप रोधी नहीं होती, इसी कारण से भूकंप के दौरान इमारतें गिरती है। तो क्रियाकलाप पे चलते हैं। तो हमको यहाँ पे पहचानना है, इसमें क्रियाकलाप है। चित्र स्थलाकृति के बारे में बताना और प्रकार, किस प्रकार वह उसके अंदर जो परिणाम होता है वो होता है। तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो ये है, जो पहला है वह जलप्रपात है। ठीक है, आपको जलप्रपात लिखना आता ही है, थोड़ा सा इसमें चीज़ें वो हो जाती हैं। ठीक है, जलप्रपात है। और ये जो होता है वह अपरदन के कारण होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जलप्रपात और अपरदन। ठीक है, तो आपको जलप्रपात और अपरदन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। पहले का जलप्रपात मैं जेपी लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, और अपरदन को मैं ए लिख रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा जो है वह है विसर्प। आपको पता है नदी विसर्प है ये। ठीक है, तो मैं वी लिख रहा हूँ, विसर्प आप लिख सकते हैं। और ये अपरदन अथवा निक्षेपण, ए प्लस निक्षेपण, दोनों कारणों से होता है। और तीसरा जो है ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कि ये मैदान है। ठीक है, ये जो है ये मैदान है, और ये जो है ये निक्षेपण के कारण होता है, कटाव के कारण नहीं होता है। ठीक है, अपरदन के कारण नहीं होता है, निक्षेपण के कारण होता है। जो मिट्टी लेके आती है, जो नदी जो मिट्टी लेके आती है, ये मिट्टी ये फैला देती है तो मैदान में, तो ये जो है ये निक्षेपण के कारण होता है। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, इस पे स्क्रीन पे अच्छे से राइट डाउन नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इतना मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने पढ़ रखा है पार्ट अच्छे से। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं डेफिनेटली इस वीडियो का जो इसके जो पहले के चैप्टर का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, जो है ये पूरा, इसको हम ज़रूर डाल देंगे चैनल पे। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे और आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी भैया दूज, आज भैया दूज भी है और आज के दिन में वीडियो भी बना रहा हूँ। तो आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही हरा भरा अपना त्यौहार मनाते रहिए। प्रकृति को हमेशा अपने प्रेम, जैसे प्रकृति हमें प्रेम करती है और इतना हमें कुछ देती है, ऐसे ही अपना प्रेम प्रकृति के प्रति जाहिर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। आपको आने वाले अन्य त्योहारों की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।